हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 का टॉपिक 4.4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज? बेसिकली जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ आते हो तो क्या होता है कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही होती हैं, तो इसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। प्रॉपर्टीज का रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है, राइट। और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी। वाई, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन देख लें। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन ग्रुप। किसी ग्रुप में एलिमेंट्स की, जो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करूं अल्कली मेटल्स की, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, पीरियोडिक टेबल आई होप आप सबने देखा है। तो वहां पे जो एलिमेंट्स होते हैं, हर ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, आर बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं ये बेस्ड करती हैं पीरियोडिसिटी और केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। पीरियोडिसिटी यानी प्रॉपर्टीज का कुछ टाइम के बाद से रिपीट हो जाना, पीरियोडिसिटी का है। केमिकल रिएक्टिविटी की जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनके रिएक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप 1A की बात करें, 1A कहो या फिर 1 कहो ग्रुप, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांचियम वगैरह एलिमेंट्स हैं। और इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था मैंने याद करने का? हा ली ने की रब से फरियाद, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम वगैरह है, जहाँ पे था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये ग्रुप 1 है। अगर हम इसको देखें तो नीचे की तरफ जैसे हम ग्रुप में आएंगे तो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। हाइड्रोजन को उठा करके ये सारे जो है वो मेटल्स हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो चीजें जो जिनमें से बिजली आसानी से गुजर सकती है और हीट जिनमें से पास हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लोहा है, उसमें से अगर आप एक तरफ करंट की वायर को टच करोगे तो दूसरी तरफ आपको करंट लगेगा, बिकॉज लोहा जो है जिसको हम आयरन बोलते हैं, जिसका सिंबल Fe होता है, ये एक मेटल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लोहे की एक रोड ले लूं आयरन की और एक जगह से मैं हीट करूं तो वो सिर्फ यहाँ पे गर्म नहीं होगा, आपको उसकी गर्माइश यहाँ पे भी फील होगी, बिकॉज मेटल्स क्या करते हैं, हीट को पास कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कराते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट को पास कराएं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, उनको मेटल कहते हैं। तो ये सारे हमारे पास मेटल्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी है। और इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो किसी भी ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। लिथियम से ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो सोडियम है। तो ये किसी रिएक्शन में अगर फॉर एग्जांपल में क्लोरीन के साथ, जो कि 7th A ग्रुप का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिंग में से क्लोरीन, जब मैं 1 लिथियम के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये रिएक्ट करेगा लिथियम के साथ। इसी तरह अगर सोडियम के साथ कराऊंगा तो सोडियम के साथ भी ये रिएक्ट करेगा, लेकिन ज्यादा तेजी से सोडियम रिएक्ट करेगा। वाई? जब हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक साइज, लिथियम का एटॉमिक साइज क्या है? लिथियम के पास सिर्फ 2 ही शेल है, 1 2। वाई? बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 है। तो पहले शेल में 2 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और 2 से ज्यादा पहले शेल में नहीं लिखते, रूल है। जो एक बच गया वो लास्ट शेल में लिखते हैं, तो इसके पास शेल 2 है। जबकि सोडियम के पास जो इससे नीचे है, तो इसके इसके पास 3 जो है वो शेल्स होते हैं, 3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो ये मैंने 8 फिल कर ली होगी, तो 10 एक रह गई इसमें। इसी तरह जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो शेल नंबर इंक्रीज। पोटाशियम के पास 4 शेल होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, जैसे जब नीचे आएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से क्या होता है, जो वैलेंस शेल होता है, जो लास्ट में सॉरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा। उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए कम डिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे और ज्यादा डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कम फोर्स को फील करेगा। तो इसमें जो न्यूक्लियस की फोर्स है जिसमें इसको पकड़ करके रखा है वो कम है रिस्पेक्टिवली इस वाले के, ठीक है। तो कम फोर्स होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो ये जो एटम्स हैं ग्रुप 1A के, ये बॉन्ड बनाते हैं, ये रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करा के। तो दैट्स वाई जितना दूर होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना तेजी से रिएक्शन होगा। इसी वजह से जब हम नीचे आते हैं
तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है और वैलेंस शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। जेड के लिए इसी तरह यही ट्रेंड आपको ग्रुप 2 में भी मिलेगा, 2A में या फिर 2 कह दो ग्रुप, सही, जहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, रेडियम वगैरह है। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर मीन मेटल से निकला है। मेटल्स इन जनरल जो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। जैसे अभी हमने ग्रुप 1A की बात करी थी, तो ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स उनका आउटर मोशन में एक एक इलेक्ट्रॉन रह रहा था, तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो मेटल्स इन जनरल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। एलिमेंट्स विद मेटेलिक कैरेक्टर हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, एबिलिटी है या काबिलियत है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, एंड इजीली फॉर्म के टाइम्स, और के टाइम्स बनाने की। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो के टाइम बन जाता है। अभी हमने देखा था लिथियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं लिथियम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस एक की वजह से अनस्टेबल है। अब जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इससे, तो शेल भी खत्म होगा, ठीक है। अभी भी ये लिथियम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, बिकॉज जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव पार्टिकल कम हो गया। जबकि इसके न्यूक्लियस के अंदर ये जो डार्क पॉइंट है ना न्यूक्लियस, इसके पार्टिकल्स को हम दिखाते नहीं है, बस डार्क पॉइंट बना देते हैं, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बेसिकली एटॉमिक नंबर, जो कि एटॉमिक नंबर से नीचे कौन नंबर होता है, मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहे होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर मैं जरा जूम करके बताऊं तो न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है, हमारे पास 3 प्रोटॉन, ठीक है। और इन तीनों प्रोटॉन में प्लस चार्ज है। इट मीन हमारे पास लिथियम के एटम में 3 प्लस चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है, तो +3 -3 यानी बराबर में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो कोई चार्ज न्यूट्रल एटम के ऊपर, जो नॉर्मल एटम होता है उसमें कोई चार्ज शो हम नहीं करते, उसको सिंपल हम एलिमेंट या एटम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो अब क्या हुआ, इसके न्यूक्लियस में तो वही +3 चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। प्रोटॉन तो लूज नहीं हुआ, प्रोटॉन लूज होते भी नहीं केमिकल रिएक्शन में, लेकिन शेल में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन 2 रह गए, तो नेगेटिव चार्ज 2 है इसके पास, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा, 1 बचता है, बड़े के साथ प्लस आने तो प्लस का 1 बचता है, फिर भी इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, दैट्स हम ऊपर दिखाते हैं प्लस चार्ज से। अभी जो प्लस चार्ज बना है ना, ये कहलाता है आयन, चाहे प्लस चार्ज आए किसी एटम के ऊपर या नेगेटिव चार्ज है, वो आयन कहलाता है। लेकिन अगर प्लस चार्ज आ जाए, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज, तो इसको हम के आयन कहते हैं। और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, कहाँ भटकेगा, ये किसी न किसी एलिमेंट के पास चला जाएगा, किसी न किसी एटम के साथ ये रिएक्ट करेगा और उसके शेल में आ जाएगा, सही है। मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो दैट्स द क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं एनाइन, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज यू मूव डाउन अ ग्रुप, जैसे आप ग्रुप में नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी इन द पीरियोडिक टेबल में। वाई मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, इससे पहले हमने देखा था एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है। मान लो लिथियम के बाद सोडियम आता है, तो सोडियम के पास नंबर ऑफ शेल्स 3 है, सही है। उससे नीचे जाएंगे, उसके पास नंबर ऑफ शेल्स 4 है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन दूर होते जाता है, जितना दूर होगा उतनी फोर्स न्यूक्लियस की कम लगेगी, उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। तो ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, बढ़ती है, जबकि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। जब आप पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाते हो, पीरियड में जाते हो, पीरियड टेबल में, पीरियड क्या, लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट होता है, बेरिलियम होता है, सही है। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है, तो अगर मैं बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद बोरोन आता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 आ जाएंगे। इसी तरह आगे जाएंगे, कार्बन है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आगे जाएंगे तो नंबर ऑफ, जो आखिरी शेल की मैं बात करूं, आखिरी शेल में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, ये 4 आ गए, उसके बाद 5 आ जाएंगे, फिर हो जाएंगे तो 6 आ जाएंगे, फिर 7 8, सही है।
नियोन तक चले आएंगे, नियोन के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पीरियड में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो वही है, नंबर ऑफ शेल्स 2 ही है, बढ़ नहीं रहे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं आउटर मोशन में। दैट्स वाई इसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतने ही प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। या इन जनरल जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर देखो 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 8 है। तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर इसके पास 3 प्रोटॉन है, इस वाले एटम के पास 4 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा। इस वाले के पास 5 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उस वाले के पास 6 होंगे, 7 होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से थोड़ा थोड़ा जो है ना, इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज भी कर रहा होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फोर्स के साथ बंध जाते हैं, तो इनके निकलना मुश्किल हो जाता है। सही है, जैसे जैसे आगे जाते हैं इनके निकलना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो वीक होती है, डिक्रीज हो रही होती है। जेड के लिए बात जो वो एग्जाम्पल 4.6 है, एग्जाम्पल 4.6, इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चूज द एलिमेंट यू एक्सपेक्ट टू हैव हायर मेटेलिक कैरेक्टर। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको एलिमेंट्स गिवन है, आपने बताना है किसकी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर का ज्यादा होना मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो पार्ट ए में जो आपको एलिमेंट्स गिवन है उसमें सोडियम है और पोटाशियम है, और पार्ट बी में कह रहे हैं सोडियम और मैग्नीशियम में से बताओ। तो इन दोनों पेयर्स में से पहले और दूसरे में हमें बताना है किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। आप बताएं, सोडियम ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या पोटाशियम? देखें, सोडियम और पोटाशियम दोनों ग्रुप 1A के एलिमेंट है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये नीचे वाला पोटाशियम। इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? ऑब्वियसली पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम के नंबर ऑफ शेल्स 4 है। पोटाशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो इसकी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो हम लिखेंगे पोटाशियम। अच्छा, सही है, एक लिख के पोटाशियम लिखते हैं। बी का आंसर क्या लिखेंगे? सोडियम और मैग्नीशियम में से किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? तो ये सोडियम है। मैग्नीशियम यहाँ पे होता है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम का जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर इतने ही शेल्स होंगे, क्योंकि पीरियड में शेल्स वही रहते हैं, इतने ही शेल्स होंगे। और ना मैं अंदर के शेल्स इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूँ, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है, इसलिए इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। सही है, इसके रिस्पेक्ट में इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से ज्यादा फोर्स इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन उतना इजीली नहीं निकलेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम की ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम, जबकि बुक में मैग्नीशियम लिखा हुआ है। आई थिंक वो जो है वो मिस प्रिंटिंग है, सोडियम ही है। ठीक है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी नाम से समझ आ रहा है कि रिएक्शन करने की एबिलिटी, किसी भी एलिमेंट का किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाने की एबिलिटी को हम रिएक्टिविटी कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, पीरियड में जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो पीरियड में भी इंक्रीज होती है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से ग्रुप में हो रही होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे द कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। यहाँ पर हम कैपेबिलिटी देखते हैं किसी भी एलिमेंट का अदर एलिमेंट के साथ। मान लो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, सही है, और नाइट्रोजन, इस तरह के डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है। तो सोडियम, पोटाशियम ये ग्रुप में आ गया, ये पीरियड में आ गया। पीरियोडिक टेबल तो आप सबने देखा हुआ है। ठीक है, तो न्यू कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड बनाने को हम रिएक्टिविटी कहते हैं। तो एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऑफ पीरियड, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो कि लेफ्ट साइड में, ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप। अगर पीरियोडिक टेबल आप अपने पास खोल लेंगे तो ज्यादा सीधे समझ आएगा। दिस इज पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये वाला और ये लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल, और ये राइट साइड वाले पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये इनके आउटर मोशन में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप 2 के आउटर मोशन में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, इसी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, और ये कौन सा आयन बनाते हैं? पॉजिटिव आयन, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया था जैसे जब इलेक्ट्रॉन निकलता है
तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और उसके पास पहला ही शेल रह गया और इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के निकलने से एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सही है। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आयन, या फिर इसको हम केट आयन भी कहते थे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, पॉजिटिव आयन को हम केट आयन भी कहते हैं। जबकि एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड, जबकि जो एलिमेंट्स राइट साइड में होते हैं, पी ब्लॉक वाले, ये वाले हैं, ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, ये सारे, ठीक है, ग्रुप 3A से ले आकर के 8 है, या फिर ग्रुप जो है वो 13 से ले आकर के 18 तक वाले, ये सारे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह वगैरह, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, ये क्या होते हैं, ग्रुप 16 से 17 तक आर हाईली रिएक्टिव, 16 से 17 तक, 18 वाला नहीं, इनर्ट गैसेस वाला नहीं, सही, लास्ट वाला नहीं, 17 तक आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एज वेल ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बट टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहूँ कि एक जो लेफ्ट में था, ये आई थिंक ये नाइट्रोजन है, जी हाँ, ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आप देखें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ऑक्टेट रूल फुलफिल हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो एटम स्टेबल कहलाता है। तो इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अभी इतना बेवकूफ तो नहीं कि अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे, इसके बजाय वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, बाहर से 3 नेगेटिव पार्टिकल्स को ये जब एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ऐसे, तो -3 चार्ज इसके पास आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स व्हाई टू फॉर्म नेगेटिव आयन। ये कौन से आयन बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं, और नेगेटिव आयन को हम एन आयन कहते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ आ गया। तो इसके साथ इस वीडियो में एंड करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसके वो पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।